Welcome Fox. Today we are going to discuss about directive principles of state policy in this particular video. So hello guys, I Avinash Garg, the UPSC Digital Man. Welcome you all to a series of M. Lakshmikant in which we discuss about each chapter of M. Lakshmikant in great depth. So now let's get started off with the topic of today, that is directive principles of state policy, and understand what is the difference between directive principles of state policy and fundamental right. So let's get started off and discuss about it. So guys, name of the chapter is डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और अभी तक हमने अपनी डिस्कशन में फंडामेंटल राइट्स कवर कर लिए हैं और हमने बहुत इन डेप्थ उन्हें डिस्कस किया है। तो हमने देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो थे पार्ट 3 में। सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वो था पार्ट 1, और उसके बाद सिटीजन्स, और उसके बाद मतलब सिटीजनशिप, और उसके बाद थर्ड पार्ट में आया था फंडामेंटल राइट्स, एंड फोर्थ पार्ट में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो अब यहाँ पे ये सबसे पहले हम नाम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसी से ही हमारी पूरी डिस्कशन बिल्कुल स्मूथ लाइन हो जाएगी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब ये है कि जब स्टेट अपनी पॉलिसीज फ्रेम अप करेगी तो उनको कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस दी गई हैं कि आपकी पॉलिसीज इस वे में होनी चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से एस्पिरेशंस दिखा रहा है सिटीजन्स की, तो वो उन एस्पिरेशंस को पूरा करना ही गवर्नमेंट का काम है। तो वो एस्पिरेशंस को कैसे पूरा करना है, उसके अराउंड ही सारी पॉलिसीज मेकअप होनी चाहिए, और वो एस्पिरेशंस क्या है वो सब कुछ आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में मिलेगा। ऐसा बोला जाता है कि जब हमारे फाउंडिंग फादर या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जब वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकअप कर रहे थे तो उनके पास सेट ऑफ टारगेट्स थे या सेट ऑफ रूल्स थे, या हम लोग बोलते सेट ऑफ एक तरह से उन्हें लगता था कि हाँ ये पर्टिकुलर राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स को मिलने चाहिए। बट वहाँ पे इशू ये आया कि उस समय की सोसाइटी को भी ऐसा लगता था कि आज की सोसाइटी बिकॉज ऑफ मनी कंस्ट्रेन, क्योंकि उस समय रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज का कंस्ट्रेन, ये सब कुछ होने के कारण इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल कि हम जितने टारगेट्स हमने रखे हैं या जितने हमने राइट सोचे हैं सिटीजन्स को देने के लिए वो हम इमीडिएटली दे पाए। इसलिए उन्होंने क्या किया था, उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था उन टारगेट्स को या उन राइट्स को। एक पार्ट तो था जो फंडामेंटल राइट्स बन गया और एक पार्ट बन गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है डेफिनेटली वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, और आपको पता है हमने पिछली वीडियोस में देखा है आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। बट जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शंस है या ये जो राइट्स यहाँ पे जो मेंशन है वो डायरेक्शन जो है वो एक तरह से एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है। इसलिए उस समय की पॉलिटी के हिसाब से उन्होंने जो कैटेगराइजेशन की है वो 2 बेसिस पे की है। इसलिए आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हमें कुछ उस तरह की ही चीजें दिखेंगी जो एक तरह से जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंश्योर करना चाहते थे कि सिटीजन्स को मिले। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड अदर कंस्ट्रेंट दे थॉट इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो विद इट, सो दैट्स व्हाई दे पुट अप देम इनटू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मेक श्योर टू द गवर्नमेंट कि जब आपको लगे कि समय सही है, when you have resources, everything with you, then you can just move out the rights from the directive principles of state policy to the fundamental right, and one right has been moved to that, so you have to write it down in the comment box guys, which is that right। हमने वो already discuss किया है, so just focus on it and just remember और recall कि हमने वो कौन सा right discuss किया था जो पहले DPSP में था और later on वो fundamental rights में include हुआ था। You have to write it down in the comment box below। So now let's start off from the start itself। तो सबसे पहले वही चीज आती है कि ये पार्ट 4 में आता है। मैं आपको इंटेंशनली बार बार पार्ट्स बताती जा रही हूँ ताकि आपको वो याद होते चले जाएं, क्योंकि जब हम बार बार रिवाइज करते हैं एंड रिवीजन का बेस्ट तरीका यही होता है कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद एनी वीडियो वी जस्ट रिवाइज द फैक्ट्स दैट वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, सो दैट्स व्हाई आई लाइक इंटेंशनली डू दैट। सो दिस कम्स द DPSP कम्स अंडर पार्ट 4 एंड आर्टिकल्स दैट आर पर्टेनिंग टू दैट particular part that are from article 36 to 51। अब आपको याद करना है, खुद से रिकॉल कीजिए कि हमने जब सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देखा था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे, और उसके बाद जब हमने सिटीजनशिप देखा था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे। आपकी रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, जब हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात कर रहे थे तो उसमें आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक थे, और फिर जब हम सिटीजनशिप की बात कर रहे थे तो हमने उसमें देखा था उसमें आर्टिकल था 5 से लेकर 11 तक, और जब हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था तो वहां पे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। अब इसलिए अब पार्ट 4 में स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51।
तो दिस इज द आइडिया दैट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द Irish कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 विच हैड कॉपीड फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो ये है एक तरह से, क्योंकि हमें पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है जो हमने बोरो किए हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो डीपीएसपी का जो हमने आइडिया एक तरह से हमने जो बोरो किया है वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया है। दे देमसेल्फ हैड बोरोड देम फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। So Dr. B.R. Ambedkar described this as novel features of Indian Constitution, कि ये जो हमने डीपीएसपी के अंदर रखा है ये भी नोवल फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम देखते हैं वो कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो है क्या क्या। सबसे पहले आइडल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉ। जो मैंने आपको एट द स्टार्टिंग फेज इटसेल्फ मैंने आपको बताया कि जो डीपीएसपी है वो एक तरह से डायरेक्शंस दे रहे हैं स्टेट को कि इन पूरे आइडल्स के अराउंड ही जो आपके रूल्स बने, जो आपके लॉज मेकअप हो, वो सब कुछ इनके अराउंड ही होने चाहिए। बिकॉज एट द एंड इट्स मोर अबाउट, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ना कुछ एक फिलॉसफी लेके आता है, जो हमने एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया था। एनसीईआरटी में भी आता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी फिलॉसफी है, तो वो फिलॉसफिकल पार्ट को भी प्रेजेंट फॉर्म में एक तरह से आगे लेके जाने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि हम वो जो आइडल्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमेशा अपहेल्ड रहें। तो इसलिए ये जो डीपीएसपी है ये पर्टिकुलरली स्टेट को एक तरह से डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपके जो लॉ मेकअप होने चाहिए वो उन आइडल्स के अराउंड ही होने चाहिए। रिजेंबल विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनमरेटिंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या बोरोड प्रोविजंस की बात करते हैं तब हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें से भी बोरो की है। तो जो ये डीपीएसपी है ये बेसिकली उस तरह के प्रोविजंस हैं या उनसे रिजेंबल करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंडर आता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, और ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, राइट। So constitutes very comprehensive economic, social and political program for modern democratic state। जब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि डीपीएसपी में एक्चुअली जो इतने सारे आर्टिकल्स अभी बोला हमने 36 से लेके 51 तक, तो उन आर्टिकल्स में लिखा क्या है, जब हम वो आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो हमारे डीपीएसपीज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेसिकली जो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम्स हैं उनके लिए एक तरह से बताते हैं गवर्नमेंट को कि आपको इस तरीके से काम करना है। सो दैट्स वाई इट्स रिटन हियर कि कॉन्स्टिट्यूट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। देन डेफिनेटली दे आर नॉन जस्टिफाइबल, जो कि मैंने आपको फर्स्ट प्लेस पे ही बोला था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने जो पर्टिकुलर लॉज थे या राइट्स थे उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जो जस्टिफाइबल थे और एक जो नॉन जस्टिफाइबल थे। जो जस्टिफाइबल थे वो फंडामेंटल राइट्स बने, जो नॉन जस्टिफाइबल थे वो डीपीएसपी बने। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर इट। So Article 37 says that these principles are fundamental in the governance of country and it shall be duty of state to apply these principles in making laws। अब देखो आर्टिकल 37, वैसे हम अभी मैं आपके सामने बेरेक्ट जरूर ओपन करूंगी बिकॉज आई ऑलवेज से कि बेरेक्ट जरूर देखना चाहिए, और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ टाइम बाय टाइम कि जितना हम लोग बेरेक्ट के बारे में डिस्कस करते करते आगे बढ़े तो हम सबके लिए वो अच्छा होगा। तो बेसिकली आर्टिकल 37 सेज कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं जो डीपीएसपीज हैं दे आर एक्चुअली फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कि हमारी गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नेंस उन्हें करनी है उसके लिए फंडामेंटल है कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके अराउंड पूरी की पूरी गवर्नेंस चलनी चाहिए। एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस। अब देखो ये ड्यूटी है स्टेट की कि वो इन्हें अप्लाई करे, बट फिर वही बात आती है ये ड्यूटी है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये सब कुछ है, बट डेफिनेटली अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें जाके आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा। बट एनी हाउ जो इसके पीछे बेसिक एक तरह से हम लोग बोले माइंडसेट था वो ये था, ठीक है ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करेंगी जो डीपीएसपी के अकॉर्डिंगली नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी एट द एंड क्या एस्पिरेशंस दिखा रहे हैं लोगों की, तो अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं है जो पॉलिसीज फ्रेम हो रही हैं तो उस केस में ठीक है एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, कोर्ट को वो आंसरेबल नहीं है, बट एट द एंड उन्हें इलेक्शंस में खड़े होना है। तो जब वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जाएंगे तो उस समय जब वो वोटिंग के लिए बोलेंगे कि हमें वोट कीजिए, तो क्या जो लोग हैं जो सिटीजन्स हैं वो नहीं सोचेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट हमारे लिए डेमोक्रेटिक वे में हमारे सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को इन्हांस करने के लिए, हमें इंप्रूव करने के लिए काम कर रही है, पॉलिसीज बना रही है या नहीं बना रही। एनी हाउ हमें पता है आज भी बहुत जगह पे हमने ये देखा है कि आज भी जब हम देखो इंडिया की सबसे बड़ी फिलहाल के लिए अगर हम बोले जो एक थोड़ा प्रॉब्लम हमें दिखने को मिलता है वो ये है
आज भी जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एग्जिट पोल्स देखते हैं तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती है वो ये करती है कि एग्जिट पोल इन चीज़ों के ऊपर नहीं आते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा है वैसा है। ये देखा जाता है इस वर्ग का जो वोट है वो किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को मिला। तो दैट मीन्स आज भी कहीं ना कहीं हम वो वर्गों में ही डिवाइडेड हैं, हम वो पर्टिकुलर कास्ट में ही डिवाइडेड हैं। हम उन चीज़ों से ऊपर उठ के इलेक्शन के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। आज भी हम शायद वो कहीं ना कहीं वो रिलीजियस या वो हम लोग इस तरह की अपनी वो जाति ये सब चीज़ों के एसोसिएशन से वोट कास्ट कर रहे हैं। पर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऐसा सोचा था कि जब इंडिया एजुकेट होता चला जाएगा, जब लिटरेसी बढ़ती चली जाएगी, जब लोगों में अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, तो वो ऑन द लाइंस ऑफ दीज थिंग्स नहीं सोचेंगे। उनका मेन मकसद होगा डेमोक्रेटिक लाइंस पे सोच के एक अवेयर सिटीजन के तरीके से अपने आप को जो वोटिंग है उसके लिए अपने आप को इन्वॉल्व करना। तो इसलिए आर्टिकल 37 के अंदर ऑल्दो हम लोग देख रहे हैं ये नॉन जस्टिफाइबल है, बट यहाँ पे लिखा है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि उन्हें ये जो पूरे के पूरे हम लोग DPSP के अंदर लिख रहे हैं इनके अराउंड ही अपने रूल्स मेकअप करने हैं। क्योंकि एनी हाउ ठीक है नॉन एनफोर्सेबल है वो कोर्ट में, बट सिटीजन से उन्हें इलेक्शन के दौरान वोटिंग चाहिए। तो अगर उनसे वोट चाहिए तो एनी हाउ उन्हें वो चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। दिस इज अ फोर्थ फीचर। Then the fifth feature is although non-justifiable but help courts in examining and determining the constitutional validity of law। क्योंकि हमें पता है हमारे कोर्ट के पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू। तो जब वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएंगे तो वो जुडिशियल रिव्यू में उस समय ये देखेंगे कि जो लॉ है वो सही है या नहीं है। अब वो जुडिशियल रिव्यू में जो वो जज कर रहे हैं कि वो लॉ सही है या नहीं है, तो उसमें वो ये भी देख सकते हैं जो DPSP के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं क्या उन डाउन द लाइन उनके चीज़ों के ऊपर ही जो लॉज फ्रेम अप हुए हैं वो हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो लॉज है उनकी वैलिडिटी देखने के लिए वो सही है नहीं है, ये सब कुछ देखने के लिए उनका रेफरेंस लिया जाएगा DPSPs का कि क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम देखते हैं कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट लॉज है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अपहेल्ड है या नहीं है, उसे चेकआउट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू लिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। तो जुडिशरी रेफरेंसेस देती है कि बाय दिस आर्टिकल हाँ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंगली कि ये जो ये लॉ है या रूल है ये वैलिड है या नहीं। तो उस केस में वो रेफरेंस ले सकते हैं DPSP का भी, राइट। सो ये है कि ठीक है ऑल्दो इट्स नॉट जस्टिफाइबल कि आप अगर ये आपके जो इनके अंदर जो DPSP के अंदर जो राइट्स है जो आर्टिकल्स है अगर कहीं ना कहीं वो वायलेट हो रहे हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। बट एट द डे एंड अगर जुडिशरी चाहे वो इनका रेफरेंस जरूर ले सकती है क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी चीज़ें हैं, राइट। DPSP भी उसी का ही पार्ट है, इसलिए जो हमारा जुडिशरी है वो रेफरेंस ले सकता है इस पर्टिकुलर DPSP के सेक्शन से, पार्ट से। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पहले हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या फीचर्स देखे। फर्स्ट हमने ये देखा कि ये जो आइडल्स है इनके अराउंड ही जो पॉलिसीज में है वो मेकअप होगी। दूसरा हमने देखा जो ये DPSP हैं ये रिजेंबल करते हैं जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे उसके साथ। तीसरा हमने देखा कि दीज इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स। एंड फोर्थ हमने देखा नॉन जस्टिफाइबल है। और फिफ्थ हमने देखा ऑल्दो दे आर नॉन जस्टिफाइबल बट स्टिल जो जुडिशरी है या कोर्ट है वो इनको कुछ भी किसी भी लॉ की वैलिडिटी को जब एग्जामिन कर रही है तो तब DPSP इसका रेफरेंस ले सकती है, राइट। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन्हें हम फर्दर किन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हेन वी गो बाय द क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन इनकी बेसिकली ये है कि कुछ DPSPs जो हैं वो दीज आर मोर रिलेटेड टू सोशलिस्ट एजेंडा और कुछ ऐसे DPSPs हैं जिनका जो इंक्लिनेशन है वो गांधीयन जो वैल्यूज थी उनकी तरफ ज्यादा है। और कुछ हमारे DPSPs ऐसे हैं जो लिबरल है और इंटेलेक्चुअल लेवल पे बात करते हैं जिसमें कि जैसे साइंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए ऐसी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो अगर हम अब ये तीन कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई होंगी। सबसे पहले सोशलिस्ट, उसके बाद हो गया गांधीयन और तीसरा हो गया हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब हम सोशलिस्ट की अगर बात करें तो दे रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि हम लोग बार बार देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ऐसी पॉलिसीज मेकअप करती है, ऐसे रूल्स लेके आती है जिससे कि जो सोशलिज्म है उसे आगे लेके जा सके, क्योंकि एट द डे एंड हमारी जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। तो ये जो सोशलिस्ट एजेंडा है उन्हीं को ही दिखाते हैं। इसके अंदर आता है आर्टिकल 38 और 39। अब वो क्या है वो हम देखते हैं बेयर एक्ट में। तो उससे पहले
हम 38 39 आर्टिकल देखने से पहले एक बार को हम 36 से ही एक बार स्टार्ट करते हैं ताकि हम डायरेक्ट का कुछ भी छोड़े नहीं। तो सबसे पहले आता है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट हैज सेम मीनिंग एज इन पार्ट 3, क्योंकि पार्ट 3 में स्टार्टिंग में डिफाइन किया गया था कि स्टेट क्या होता है। तो यहाँ पे भी पहले, क्योंकि देखो नाम क्या है पार्ट का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो दैट मीन्स स्टेट की पॉलिसी, तो वो स्टेट क्या है वो डिफाइन करना पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अनलेस अदरवाइज डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हम स्टेट के बारे में बोलेंगे वो स्टेट बेसिकली वही है जो हमने पार्ट 3 में डिफाइन किया था। तो ये हो गया आर्टिकल 36 के पहले ही, क्योंकि देखो मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब भी कोई भी आप रूल या लॉ ऐसा देख रहे होंगे तो उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो क्लियर करेंगे कि है किन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी सबसे पहले ये बताएगा कि है किसके लिए, यूनियन और टेरिटरी डिफाइन की पहले और फिर सिटीजनशिप डिफाइन की कि इनके लिए। अब बताते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं, फिर फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब कुछ शुरू होता है। तो ये था आर्टिकल 36। फिर आता है आर्टिकल 37 जो ऑल्दो हमने अभी डिस्कस किया है, द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय कोर्ट बट द प्रिंसिपल्स देयरिन लेड डाउन आर nevertheless fundamental in the governance of country and it shall be the duty of state to apply these principles in making laws। ये हमने अभी के अभी डिस्कस किया है। अब आती है बात 38 की। तो आर्टिकल 38 में द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवली एज इट मे अ सोशल ऑर्डर इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल लाइफ। अब बेसिकली आर्टिकल 38 में क्लॉज 1 में ये बोला जा रहा है कि स्टेट का मेन काम क्या है, उनकी एक तरह से जो स्ट्राइव है वो क्या होनी चाहिए, टू प्रमोट वेलफेयर, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे सोशलिज्म इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद आता है सेकंड जो है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड एंडिवियर इन टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस, फैसिलिटीज ऑफ अपॉर्चुनिटीज नॉट ओनली अमंगस्ट इंडिविजुअल्स बट ऑल्सो अमंगस्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन डिफरेंट एरियाज और एंगेज इन डिफरेंट वोकेशंस। अब आप देखो, अब आप चीजें खुद से रिलेट करो, वो कैसे करोगे। अब हमने जो ये क्लॉज 2 में देखा, इसमें क्या बोल रहे हैं कि स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम। अब टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है कि जो इनकम की अपॉर्चुनिटीज है वो लगभग सबको देने की कोशिश करें। अब हम लोग जो एक हमने पहले भी डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसे लगता है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबका नहीं हो पा रहा है तो उस केस में कुछ पर्टिकुलर, जैसे हमने देखा था ना कि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली रेजिडेंस के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं पे उस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे वो रेफरेंस वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली एक तरह से रिजर्वेशन रख सकती है, जो कि हमने देखा था कि उन्होंने रखा भी था जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स थे उनके लिए, अगर आपको याद हो। I hope you do remember. If you don't remember, then it's time to just understand that you need to go back to the videos that we had already discussed, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि मैं इस समय किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो अगर हम उस पॉइंट के ऊपर बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही थी, वो इनइक्वालिटी इन इनकम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। एंड देन to and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities not only amongst individual but also amongst groups of people residing in different areas। तो जो ये discrimination होता है on the basis of different things, तो वो ना हो, ये भी गवर्नमेंट को इंश्योर करना है। तो आपको इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक झलक हमारे फंडामेंटल राइट्स में या हमारी प्रेजेंट पॉलिटी में भी ज़रूर दिखती है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं सिर्फ उसे रट्टे की तरह पढ़ना नहीं है, उसको एक तरह से समझो कि क्या ये कहीं ना कहीं रिलेट होता है, क्योंकि जब आपको वो रिलेशन समझ में आ रहा है तब आपको याद करना आसान हो जाएगा, राइट। फिर आता है आर्टिकल 39। अब अगर हम आर्टिकल 39 की बात करें उसमें क्या बोला जा रहा है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग that the citizen men and women equally have the right of adequate means of livelihood। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, जो वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं ना कि मैन और वुमेन को इक्वलेंट, अगर इक्वल वो काम कर रहे हैं तो इक्वलेंट उन्हें जो वेजेस है वो मिलने चाहिए, तो वो यहाँ पे हमें दिखता है। देन द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड, ताकि वो सबकी गुडविल के लिए काम हो।
Then the C clauses that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment, कि वो common detriment के लिए नहीं होना चाहिए. Then that there is equal pay for equal work for both men and women. अब आप मेरे को मैं वही बोल रही हूँ, अब जो हम DPSP की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट काम करे उसका जो मेन ईथो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो सबकी डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा हो, और ये सब चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, कि स्टेट की पॉलिसीज जो है वो उनके अराउंड ही मेकअप होनी चाहिए. तो उसकी झलक हमें यहाँ दिखती है क्योंकि हम इन्हें रिलेट कर पा रहे हैं प्रेजेंटली विद द प्रेजेंट लॉज, राइट. तो ये है आर्टिकल 38 एंड 39. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर पीपीटी. तो ये था आर्टिकल 38 एंड 39. एंड नाउ लेट्स गो बैक टू दिस वॉज अबाउट सोशलिस्ट, और आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये सोशलिज्म के बारे में ज्यादा बात थी. फिर आता है गांधीयन जो आइडियोलॉजी थी, उसके अराउंड जो आर्टिकल्स आते हैं, उसके अराउंड जो DPSPs इंक्लूड होते हैं. दे रिप्रेजेंट प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड बाय गांधी ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट. जैसे कि वो खादी वगैरह का वो सारी चीजें थी जो गांधीयन आइडियोलॉजी के अराउंड हम लोग बोल सकते हैं. तो वो सारे आ जाते हैं गांधीयन जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके अंदर. तो यहाँ पे क्या आता है, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, Article 40, Article 43, Article 43B. Now it's time to go back to our Bear Act. So yes, so Article 40 says, let me see whether it's clear. Yeah. The state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी में जब हम नेशनल मूवमेंट या हम सब कुछ गांधीयन आइडियोलॉजी को बेसिकली पढ़ते हैं, जब उनके गांधी जी के व्यूज देखते हैं, तब हम बेसिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ये उनका जो व्यू था वो ये था कि जो पंचायत है उनके पास पावर होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास पावर होगी तभी ग्रास रूट लेवल पे एक्चुअली डेमोक्रेसी वर्क करेगी. अदरवाइज जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो हम लोग देखते हैं और वो कुछ खास हमें इतना प्रॉफिटेबल नहीं दिख पा रहा है. तो आर्टिकल 40 भी यही बोल रहा है कि जो पंचायत है उनके पास नेसेसरी पावर होनी चाहिए ताकि वो सेल्फ गवर्नमेंट के हिसाब से काम हो सके. तो ये किनसे अलाइंड है, विद द गांधीयन व्यू. एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अदर आर्टिकल्स or other rights that we had discussed under Gandhian view. I am intentionally not discussing every article with you. The reason I will be letting you know after we cover these all right. Then comes Article 43. So let me zoom it here. So Article 43 says the state shall endeavor to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise work a living wage, condition to work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote cottage industries or an individual or cooperative basis in rural areas. तो गांधीयन व्यू हमेशा से रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड था, और कोटेज इंडस्ट्रीज वगैरह इसके लिए वो बोलते थे, तो इसलिए इन्हें गांधीयन के अंदर डाला जाता है. और फिर आप देखिए यहाँ पे जो हमने अभी देखा कि स्टेट शैल endeavor to secure by suitable legislature or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise work a living wage, condition of work ensuring decent एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड फुल इंजॉयमेंट ऑफ लेयर. तो बेसिकली ये क्या इंश्योर कर रहा है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना वर्क एथिक्स के अकॉर्डिंगली कि इतने घंटे ही हफ्ते में काम होना चाहिए, और किसी ने बोला था कि उससे ज़्यादा होना चाहिए तो कैसे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे. तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम बात करें तो है बिल्कुल सही, ताकि जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन को इंश्योर करके रखा जा सके. पर कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक तरह से जो मार्केट है उसके अकॉर्डिंगली उसके ट्रेंड को भी चेंज कर सकती है, राइट. क्योंकि आप देखो जिस हिसाब से जो हम लोग अगर सब, अब ये एक बिल्कुल ट्रैप की तरीके से है, अगर हम लोग बिल्कुल इधर से उधर हो गए, वो इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एज अ पॉलिटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. वो कैसे रहता है, आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए, अगर जो गवर्नमेंट है वो प्रो वर्कर्स ही हो जाएगी तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सिग्नल जाएगा, और वो कहीं ना कहीं जो हमारे पास इतना FDI वगैरह सब कुछ आ रहा है वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि यार ये तो ज़्यादा प्रो वर्कर्स हैं तो हम यहाँ पे नहीं आते हैं, वहाँ पे हमें सेटबैक होगा. अगर सपोज हमारी गवर्नमेंट है वो प्रो वर्कर ना होगी, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाती है, तो उस केस में हमारे DPSP वायलेट हो जाएंगे. तो इसलिए जो बेसिक जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमेशा इनके दोनों के बीच में बैलेंस मेकअप करने की कोशिश करती रहती है. बट ये आर्टिकल 43 के अंडर हमें मिलता है. फिर आता है आर्टिकल 43A. द स्टेट शैल टेक स्टेप्स बाय सुटेबल लेजिस्लेचर और इन एनी अदर वे
to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in any industry। तो इसमें क्या है, बेसिकली वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंश्योर किया जा रहा है कि वो मैनेजमेंट के ऊपर, जो इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट है उनमें उनकी जो एक तरह से हम लोग बोले कि उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे हम लोग बोल सकते हैं। अब ये 43A है जो ये बाद में थ्रू अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हम अभी आगे देखेंगे। तो ये है गांधीयन आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो DPSP है, बट वी हैड फॉरगेट टू डिस्कस अबाउट 43B, सो दैट्स पर्टेनिंग टू द कोऑपरेटिव्स की कोऑपरेटिव्स वगैरह एस्टैब्लिश होने चाहिए। अगेन द गांधीयन व्यू कमिंग ओवर देयर। सो बेसिकली ये है, अगर हम बात करें गांधीयन व्यू के अराउंड, तो फिर आती है, अब हमने सोशलिस्ट देख लिया, अब हमने गांधीयन देख लिया, देन कम्स लिबरल और इंटेलेक्चुअल। सो फॉर दैट दे रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, कि जैसे साइंटिफिक टेम्पर के अकॉर्डिंगली और लिबर्टी के अकॉर्डिंगली जो हमारे DPSPs हैं वो आ जाते हैं। दे डायरेक्ट स्टेट, और उसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 44, 45, 48। सो लेट्स गो बैक and here come article 44 that says that the state shall endeavor to secure the citizens a uniform civil code throughout the territory of India, which is again, even right now we are debating on this and we are not like, different states had not come out the part कि क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज भी शायद हम लोग उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं जहां पे ये बहुत देर से डिबेट चल रहा है, बट एनी हाउ वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड ऑन इट। देन कम्स आर्टिकल 45 that says the state shall endeavor to provide within a period of 10 years from the commencement of this constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years, which is substituted by 6 years, right? क्योंकि वो जो elementary education है वो basically हमारा fundamental right है। Then 46 article says the state shall promote with special care the education and economic interest of weaker section of people, और ये फिर वही socialist agenda में आ जाएगा। And then so sorry, अब आपको ये खुद से बाकी चेकआउट करने हैं कि ये कौन से एजेंडा में आता है, राइट। द स्टेट शैल रिगार्ड द रेजिंग ऑफ लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of its people and improvement of public health as among its primary duties, and in particular the state shall endeavor to bring about prohibition of consumption except medical purpose of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health। but होता क्या है, अब जैसे स्मोकिंग जो है वो इंजूरियस टू हेल्थ है, तो उस केस में उसका जो डिब्बे के ऊपर है वो फोटो लगा दिया, बट फिर भी वो पूरा बिक रहा है, राइट। तो बट हाँ, दिस इज आवर DPSP। तो अब आपको बताना है ये किस एजेंडा में आया, सोशलिस्ट, लिबरलिज्म या किस में। सो नाउ कम्स 48, द स्टेट शैल एंडिवर टू ऑर्गेनाइज जस्ट अ सेकेंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। वही जब लिबरलिज्म की बात हो रही है तो साइंटिफिक टेम्पर, इन सब चीज़ों के ऊपर बात होगी। एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ऑल। तो ये आपको जरूर अपने एंड पे देखना है, बट एनी हाउ दीज आर द डिविजन्स व्हेन वी टॉक अबाउट कि लिबरल मतलब जो डिविजन्स होगी जिनकी बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि कौन से हमारे DPSPs जो हैं वो किन कैटेगरीज में आते हैं। सोशलिज्म में आते हैं, सोशलिस्ट एजेंडा से प्रभावित है, गांधीयन एजेंडा से है, या लिबरल एजेंडा से है, लिबरल या इंटेलेक्चुअल। तो ये है क्लासिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो I think other articles or other topics we will be discussing in the next video, because this itself has become a very lengthy video, I believe. So let's revise it once again before moving further. Firstly हमने DPSP, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा ये पार्ट 4 में आते हैं और आर्टिकल 36 से लेके 51 में आता है, और दैट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि खुद से स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड था। फिर हमने देखा कि जो फीचर्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, वो 5 फीचर्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा कि सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये 3 क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हम डिफरेंट आर्टिकल्स पुट अप करके हम उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं वो किन पर्टिकुलर एजेंडाज में या क्लासिफिकेशन में आते हैं। So that was it for this particular video, guys, because I had not included all other topics, because I think that will be better for us if we include that in the later side or the other video of this particular chapter. So I hope you like the video. If you do, don't miss out on liking the video and subscribe to the channel if you hadn't yet, and hit the bell icon so that all notification delivers to you. And along with that, guys, I conduct a master class, so you can register for it right now at free of cost by clicking on the link given in description below. Here I handhold you and let you know how you can easify your UPSC journey. So I will love to see you all over there. So that was it for this particular video. I will see you all in the next video with the remaining topics of this chapter. Till then, bye bye, guys.